टेंशन मत लो, कल इसके बारे में थोड़ा बहुत बताए थे, है ना। पहला क्या बताए थे, जो भी मैटर्स हैं या जितना भी सराउंडिंग्स में है, मैटर्स को पहले डील कर चुके हैं कि मैटर्स क्या होता है। मैटर्स एवरीथिंग अराउंड अस, सब कुछ जिसके पास अपना मास हो और जो कुछ जगह लेता हो उसको हम लोग मैटर कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये है कि वो जितने भी मैटर्स हैं उसमें पड़े थे एकदम छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, टीनी पार्टिकल्स, है ना। वो टीनी पार्टिकल्स जो सबसे यूनिट पार्टिकल्स होगा उसको हम लोग बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं? एटम। सबसे छोटा पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं एटम। अब एटम का क्या है कि एटम अकेले रहना पसंद करता नहीं है। एटम जो है अकेले रहना पसंद करता नहीं है। इसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर भी कहते हैं ना। अकेले रहता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता अकेले। है एक आध को, एक्सेप्शन सब में होता है, तो इसमें भी एक आध को है, कुछ है ऐसे जो कि अकेले भी रहता है, जिसमें हम कल बताए थे कि आपको एक हीलियम, है ना, नियोन, आर्गन, ये सारे जो होते हैं इनके एटम बिल्कुल अकेले भी घूम सकता है, अकेले भी घूमता है। लेकिन बाकी सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे में आयरन, अभी बताएंगे कि एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, ठीक है। आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जिनके बारे में जान रहे हैं उन्हीं के बारे में बता रहे हैं, है ना। ये जितने भी हैं ये अकेले नहीं रहते हैं। इनके एटम जो होते हैं वो कभी भी अकेले नहीं रहते हैं, है ना। वो हमेशा ग्रुप बना के रहते हैं। वो क्या करते हैं? ग्रुप बना के रहते हैं। कहीं कोई 2 रहता है साथ में, तो कोई 3 रहता है साथ में। तो इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। इसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। अब इसके बारे में डीपली डिफरेंसेस देखते हैं हम लोग क्या है। और पहले तो ये जानते हैं कि एटम आखिर है क्या, रियलिटी में एटम है क्या। हाँ, एटम तो जान गए कि छोटा सा पार्टिकल्स है, लेकिन ये नहीं जाने कि एटम के अंदर भी बहुत सारा कुछ है। एटम के अंदर भी बहुत सारा कुछ है। और ये भी नहीं जाने कि हर एक मटेरियल का, हर एक मैटर का अलग अलग एटम, सबके पास अपना अलग अलग एटम है। अब ये एटम एक ऐसा चीज है जो कि पूरा, अब एक छोटा सा एटम, सपोज जैसे हम लोग बात किए तो सेल में, पूरा बॉडी का एक छोटा सा सेल बता देता था, पूरा इंफॉर्मेशन दे देता था, है ना। उसी तरह से कहीं यहाँ एटम भी है। एटम क्या है? एटम तो आपका सेल से भी छोटा है, सेल से भी छोटा। सेल भी एटम से ही बना हुआ है ना। कोई मैटर उठा लेते हैं, सपोज एक आयरन, जो कि रियली में जनरल लाइफ में हम लोग देखते हैं। आयरन का जो होता है, आयरन जिस तरह से, वो इसको भी बोल सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक है। क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक। एक छोटा छोटा एटम मिल के बहुत बड़ा बन जाता है। अगर एटम की बात करें तो एटम इतना छोटा पार्टिकल है जिसको हम लोग देख भी नहीं सकते, अपने आंखों से बिल्कुल नहीं देख सकते। हम सेल को नहीं देख सकते तो एटम को क्या देखेंगे? वो सेल भी एटम से बना हुआ है ना। एटम उससे भी ज्यादा छोटा है, इतना छोटा पार्टिकल है। और ये फंडामेंटल है, फंडामेंटल यूनिट है, यूनिट ऑफ मैटर है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर है। और इसको आगे और भी छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता, और छोटा टुकड़ा में इसको बांटा नहीं जा सकता। ये लास्ट स्टेज है, इसके बाद उसको छोटा टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। कल बताया था कि इसको तोड़ने की कोशिश किया जाता है, फ्यूजन प्रोसेस होता है ना। फ्यूजन प्रोसेस होता है, उसमें तोड़ा जाता है, लेकिन उस तोड़ने की वजह से ना बहुत बड़ा नुकसान होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और टूटने के बाद भी वो फिर से एटम का ही फॉर्मेशन करता है। ऐसा नहीं है कि कुछ और बन जाएगा, टूट के कुछ और नहीं बनता, फिर से वो एटम ही बनता है, ठीक है। एटम जो एकदम बिल्कुल छोटा ही का है, वही एटम बहुत सारे इकट्ठा होके मिलते जाते और बड़ा सा कोई पार्टिकल्स बना लेता है। तभी हम लोग को वो लोहा हाथ में नजर आ रहा है, आयरन जो है, तभी हम लोग को दिखता है। नहीं तो वो आयरन हम लोग को दिखेगा नहीं। अगर छोटा छोटा पार्टिकल्स अलग अलग फैला हुआ रहेगा तो कहाँ से दिखेगा? नहीं दिखेगा। लेकिन वो इकट्ठा एक साथ जमा हो जाता है, बहुत सारा जमा हो जाता है, तो बड़ा सा मैटर बन जाता है, जिसके कारण वो नजर आने लगता है हम लोग को। अब ये एटम तो हो गया सबसे छोटा यूनिट। अब एटम क्या करता है? वो थोड़ा ग्रुप में रहना पसंद करता है। क्या करता है? ग्रुप में रहना पसंद करता है। और ग्रुप में रहने की वजह से ही क्या होता है? वो ग्रुप के रहने की वजह से नहीं, ग्रुप में वो रहना पसंद करता है। और यही ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं, है ना। मॉलिक्यूल बोलते हैं। ये एटम, एक सिंगल एटम पूरे एलिमेंट को बता देता है कि वो एलिमेंट कैसा है, क्या है। एक एटम मिल जाए ना तो उसी से पता चल जाएगा कि हम लोगों की वो एलिमेंट कैसा है, उसका क्या कैरेक्टर है, सारा प्रॉपर्टीज उससे हमको पता चल जाता है। लेकिन ये एटम जो बताता है हम लोग को प्रॉपर्टी, वो मॉलिक्यूल और एलिमेंट के पॉइंट में बताता है, और कंपाउंड में मॉलिक्यूल बताता है। एलिमेंट में कौन बताता है? एटम बता देता है, और वही कंपाउंड में
मॉलिक्यूल्स बताता है। जो मॉलिक्यूल्स क्या है, कल ही बताया था कि एटम जो है कभी अकेले घूमना पसंद नहीं करता, वो हमेशा ग्रुप बना बना के चलता है, सब दोस्त बना बना के चलता है, जैसे सब लड़का लोग करता है, लड़की लोग करती है, झुंड बना बना के घूमता रहती है ना। उसी तरह से ये भी अकेले नहीं रहना पसंद करता है, हमेशा चिपक चिपक के रहता है। अब फ्री एग्जिस्ट करने के लिए, अब ये जो एटम है हमारा, हर एक एटम फ्री एग्जिस्ट नहीं करता अकेले। एटम की बात करें तो एटम कभी फ्री एग्जिस्ट नहीं करता है, वो अकेले इधर उधर घूमता नहीं है, नहीं रह सकता है वो अकेले। एक आध को छोड़कर, कुछ को छोड़कर, एक्सेप्शन हर जगह होता है, इसमें भी है, कुछ लोगों को छोड़कर। आगे चल के पढ़ेंगे काहे वो अकेले रहता और दूसरा काहे नहीं अकेले रहता, उसके बारे में बताएंगे, इसी चैप्टर में बताएंगे, है ना। तो जब ये ग्रुप बना के चलता है एक दूसरे को पकड़ के, तो वही ग्रुप को हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब ये मॉलिक्यूल जो है ना, इसी मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है कि वो एलिमेंट है या वो कंपाउंड है। एलिमेंट किसको बोलेंगे, अगर मॉलिक्यूल में एक तरह के एटम, अगर मॉलिक्यूल में एक तरह के एटम हो तो उसको हम लोग बोलेंगे एलिमेंट। एलिमेंट में क्या होता है, वन टाइप ऑफ एटम मिलता है, वन टाइप ऑफ एटम मिलता है। वही कंपाउंड में जो होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम मिलते हैं, है ना। एलिमेंट वन टाइप ऑफ एटम और कंपाउंड में डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। और किस में, मॉलिक्यूल्स में, उनके जो भी मॉलिक्यूल्स बने हुए रहेंगे, मॉलिक्यूल्स ना। अगर एलिमेंट के मॉलिक्यूल को देखेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का एटम मिलेगा। अगर सपोज अगर हम आयरन को लेते हैं तो वो एक एलिमेंट है, तो उसमें जितना भी आपका मॉलिक्यूल होगा, जितना भी मॉलिक्यूल होगा, सब आयरन का ही होगा, आयरन का ही ग्रुप होगा। और दूसरा बात, जो मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम होगा, वो सारे एटम भी आयरन के ही होंगे और किसी के नहीं होंगे। लेकिन अगर कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड में क्या होगा, जैसे में एक वाटर, बेसिक सा एग्जांपल है जो हर कोई जानता है, H2O, है ना। ये एक कंपाउंड है, इसमें क्या है, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है हमारा, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। वो तीनों आपस में साथ में घूम फिर के रह रहे। ये अकेले फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है ना, इतना अकेले फ्रीली एग्जिस्ट कहीं कर सकता है। और यही है हमारा कंपाउंड, इसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। काहे कि इसमें एक तरह का एटम नहीं है, इसमें दो तरह के एटम, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स में डिफरेंसेस पता चल गया। क्या था बताइए। एटम एक साथ रहता है, एटम एक साथ रहता है और मॉलिक्यूल एक साथ नहीं रहता है। एटम और मॉलिक्यूल में कोई वैसा खास डिफरेंस नहीं है, बस एटम का ये खास बात है कि वो सबसे फंडामेंटल यूनिट है, सबसे छोटा यूनिट है। अगर देखा जाए तो वो सबसे छोटा यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर, स्मॉलेस्ट यूनिट है ना। इसको भी हम लोग स्मॉलेस्ट यूनिट ही बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि काफी बड़ा होता है इसके मुकाबले थोड़ा बड़ा होता है, दोगुना होगा, दोगुना भी होता है, कितना बड़ा होगा, तिगुना होगा, 4 गुना होगा, 5 गुना होगा, तब वो कितना बड़ा होगा। इतना छोटा है कि मॉलिक्यूल भी बनेगा ना तब वो नजर नहीं आएगा। मॉलिक्यूल भी हमारा इतना छोटा होगा कि उसको हम लोग अपने आंखों से नहीं देख सकते, उसको भी देखने के लिए माइक्रोस्कोप का भी यूज करना पड़ेगा। लेकिन एटम का क्या है, ये फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। हो सकता है कि ये करे या ना भी करे, है ना। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है वो फ्रीली एग्जिस्ट करता है, ये कंप्लीटली करता है, फिक्स है ना। अब इस एटम की बात करें तो एटम का क्या होता है, ये जो होता है केमिकल रिएक्शन, बचपन से पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता ही करता है ना। और ये वाला जो है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ये भी करता है, पार्टिसिपेट करता है। और हो सकता है कभी कभी नहीं भी करता, मे और मे भी नहीं, है ना। कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, लेकिन वो कंफर्म करता है। एटम तो उसमें पार्टिसिपेट करेगा ही करेगा, है ना। मॉलिक्यूल्स भी करेगा ही करेगा, मोस्टली करता ही है, क्योंकि मॉलिक्यूल का ही तो एक एटम पार्ट है। एटम ही निकलेगा तो वो तो करेगा ही करेगा।
तो ये भी मोस्टली करेगा ही करेगा, ठीक है। मॉलिक्यूल और एटम इस तरह से बने हुए। अब ये जो एटम जो होता है सिंगुलर अकेले है, और यही एटम मिलकर मॉलिक्यूल तैयार करता है ना। सिंगल टाइप ऑफ एटम रहा मॉलिक्यूल में, अगर एक तरह का एटम रहा मॉलिक्यूल में तो बन गया एलिमेंट, है ना। और दो या दो से ज्यादा तरह के अगर एटम्स मिले मॉलिक्यूल में तो बन गया कंपाउंड, है ना। इस एलिमेंट को हम लोग फंडामेंटल मैटर बोलते हैं ना, क्योंकि ये जो होता है बेसिक मैटर है, इसको हम लोग बेसिक मैटर भी बोल सकते हैं। इसी से सारा कंपाउंड बनता है, एलिमेंट से ही सारा कंपाउंड बनता है। जितने भी एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट 2 ठो मिला, 3 ठो मिला, 4 ठो मिला और अलग अलग कंपाउंड को तैयार करके रख देता है। अब ये एलिमेंट और कंपाउंड को कोई तो भाई बनाया है क्या? एलिमेंट और कंपाउंड को कोई बनाया है? नहीं बनाया है। काहे नहीं बनाया है? तो नहीं बन सकता, नहीं बन सकता है, काहे कि उसको भगवान बनाया, नेचर के तरफ से मिला है हम लोग को, उसको हम लोग बना नहीं सकते। कोई ना कोई ढूंढ के रखा है, लेकिन उसको हम लोग बनाया, हम लोग के द्वारा बनाया नहीं जा सकता। चलिए आगे का बताते हैं। अब एटम के बारे में थोड़ा डीप पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे केमिकल कॉम्बिनेशन और केमिकल प्रोपोर्शन, है ना। इनके 2 लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग बात करते हैं एटम का। एटम कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या होता है, इनके बारे में सारा कुछ जानेंगे हम लोग। एटम्स तो हम लोग जानेंगे कि सबसे छोटा यूनिट है, उससे छोटा कोई यूनिट है नहीं, है ना। और एटम जो होता है वो हर एक एलिमेंट का एटम अपना अलग अलग होता है, हर एक मटेरियल का एटम अलग अलग तरह का होता है, एक तरह का नहीं होता है, हर एक एटम अलग अलग होता है। जैसे में हाइड्रोजन का एटम का नाम सुने, हाइड्रोजन का नाम सुने होंगे। इसका एटम क्या होता है? H होता है ना। फिर वैसे ही उसके बाद ऑक्सीजन O होता है। और बताइए कोई? लिथियम Li होता है ना। सोडियम Na होता है ना। तो ये जितने भी हमारे एटम हैं वो सब के सब अलग अलग है, लेकिन अलग अलग है तो किस तरह से अलग अलग है, क्यों अलग है, क्या कारण है, आखिर क्यों इनको अलग अलग इनके पास प्रॉपर्टी आ गया, क्या कारण था कि ये डिफरेंस हो गया सबसे। तो इनके पीछे का कारण होता है इन एटम के अंदर भी कुछ होता है, उससे भी छोटा एटम के अंदर भी कुछ चार्जेस होते हैं, कुछ मटेरियल्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं, है ना। और एटम के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनका नाम होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक एटम ऐसा होता है ऐसे, और उसके बीच में होता है न्यूक्लियस, वही जैसे सेल में पढ़े थे, इसमें भी न्यूक्लियस होता है ना। इसके चारों तरफ ना गोल गोल ऑर्बिट है, जैसे सोलर सिस्टम में सन हो गया उसका बीच का न्यूक्लियस, और उसके गोल गोल पृथ्वी घूम रहा है, तो वेनस घूम रहा है, तो फिर बहुत सारे घूम रहे हैं, और उसके गोल गोल सन घूम रहा है, अरे मून घूम रहा है, हर किसी के पास अपना मून है, हर एक प्लेनेट के पास। तो यहाँ पे भी वही है कंडीशन। और इसके बीच में जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, किसी भी तरह का उस पर चार्ज नहीं होता है। लेकिन जो प्रोटॉन होता है ना उसके बीच में ये पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है ना। और इसके चारों तरफ घूमने वाला होता है इलेक्ट्रॉन। नाम सुने हैं ना? नहीं सुने हैं? इसके चारों तरफ घूमने वाला होता है इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? निगेटिव चार्ज होता है। कैसा होता है? निगेटिव चार्ज। सोचिए उतना छोटा पार्ट जो कि हम लोग के आंखों से देखा नहीं जाता, हम लोग अपने आंखों से उसको देख नहीं पाते, उसके अंदर भी कुछ होता है। पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज और एक न्यूट्रल पार्ट होता है ना। यही तीनों डिसाइड करता है कि वो एटम कैसा होगा, इसी पे डिपेंड करता है। अब ज्यादा करके आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा या जैसे जैसे वैरी करेगा उसका नंबर, वैसे वैसे वो एलिमेंट चेंज होता जाएगा। सपोज हाइड्रोजन बताया था ना, तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन और एक ही
इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें न्यूट्रॉन जीरो होता है। यही एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन जीरो होता है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं, है ना। आगे पढ़ेंगे हाइड्रोजन में कई तरह का मिलता है, एक तरह का हाइड्रोजन नहीं होता, 2-3 तरह का हाइड्रोजन होता है, उसके बारे में भी जानेंगे। चलिए उससे पहले भी जाने, तो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन, अगर 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी न्यूट्रल स्टेज में मतलब नॉर्मली जो होता है कोई भी एटम जो होता है ना, उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है, जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। लेकिन न्यूट्रॉन वैरी करता है, न्यूट्रॉन अलग अलग होता है ना, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन होता है। अब 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन आया तो हीलियम बन गया, अगर 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है तो हीलियम बन गया, अगर 3 आया तो लिथियम बन गया, है ना। वैसे ही अगर 8 आया प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये ऑक्सीजन बन गया, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन तो ये सोडियम बन गया, समझे। अभी देखिए एटॉमिक नंबर भी यही है, जितना प्रोटॉन नहीं कहाँ नहीं, एटॉमिक नंबर जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ देखिए प्रोटॉन पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन पे भी डिपेंड करता है, दोनों इक्वल है, हम बोल सकते हैं कि दोनों पे डिपेंड करता है, लेकिन हम लोग लेके चलेंगे प्रोटॉन, आगे बताएंगे काहे इलेक्ट्रॉन नहीं लेते, है ना। अभी जानिए जितना प्रोटॉन उतना ही उसका एटॉमिक नंबर, जितना प्रोटॉन उतना ही एटॉमिक नंबर। ऑक्सीजन का 8 को प्रोटॉन है तो 8 एटॉमिक नंबर है, चाहे एटॉमिक नंबर याद रखिए चाहे तो प्रोटॉन का नंबर याद रखिए, दोनों बात बराबर है, दोनों चीज याद हो गया, है ना। इससे अकॉर्डिंग हर एक एटम जो होता है, हर एक एलिमेंट का एटम अपना अलग अलग, हाँ सोडियम का अलग है, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। इसका सोडियम का देखिए कितना है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नहीं बोले, एटॉमिक नंबर बोल रहे हैं, एटॉमिक नंबर देखिए सोडियम का 11 कितना है एटॉमिक नंबर, है ना 11। एटॉमिक मास यूनिट पे भी आएंगे, परेशान क्यों हो रहे हैं। चलिए अब कोई वस्तु है या कोई भी मैटर है, चाहे कोई भी पार्टिकल्स है, तो उसका कहीं ना कहीं तो उसका कोई ना कोई मास होगा ना। कोई भी चीज हो, हम ही है तो हमारा भी कुछ मास होगा। ये क्या है, मार्कर है तो इसका भी कुछ ना कुछ मास होगा, चाहे वो चींटी हो, चींटी का भी कुछ ना कुछ मास हो, है। उसी तरह से एटम का भी अपना कुछ मास होता है, और हर एक एटम का मास कुछ ना कुछ होता है। और ये मास जो होता है ना, हम लोग अभी बताया ना, ऊपर इलेक्ट्रॉन बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे डिपेंड करता है इसका मास। इसका मास किस पे डिपेंड करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे डिपेंड करता है, इक्वल टू AMU, है ना। अगर कभी ऐसा दिया हुआ है कि प्रोटॉन का नंबर दिया हुआ है, न्यूट्रॉन का नंबर दिया हुआ है, और इससे बताना है कि एटॉमिक मास यूनिट उसका क्या है, तो बस दोनों के जोड़ दीजिएगा, निकल जाएगा एटॉमिक मास यूनिट। तो इसी पे डिपेंड करता है। तो अभी हम लोग ग्राम में नहीं पढ़ेंगे, चाहे किसी में नहीं पढ़ेंगे, अभी हम लोग बात करेंगे AMU का, ठीक है। AMU किस तरह से निकाला गया, अगर हम किसी चीज को तौलते हैं, सपोज एक तरह से कंपेरिजन करते, क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। 1 किलो का बटखारा लिए और उससे कंपैरिजन किए कि इसके बराबर है कि नहीं। कंपेयर करना मतलब क्या, इन दोनों में कंपेयर किए, दोनों में से कौन तेज है, इससे कंपैरिजन करें कि वो तेज है कि नहीं उससे, है ना। तो उसी तरह से कंपैरिजन करते हैं, हम क्या करते हैं, 1 केजी से कंपैरिजन करते हैं कि 1 केजी के बराबर है कि नहीं, है ना। 4 केजी, वही 1 केजी ना बढ़ता चला जाता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, उतना ही बराबर बराबर ना बढ़ता है। वैसे ही यहाँ पे भी, यहाँ पे एक एलिमेंट है कार्बन, कौन सा, कार्बन का 12। अब कार्बन में हम अभी बता दें आपको कि हर एक एलिमेंट जो होता है कुछ डिफरेंट टाइप के भी पाए जाते हैं। हाइड्रोजन भी था जो कि अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। तो कुछ इसी तरह से हम इसको बोलते हैं आइसोटॉप्स। क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स। इसके बारे में थोड़ा सा बता देते, फिर बाद में जिक्र किया जाएगा। आइसोटॉप्स क्या होता है, सपोज अलग अलग कार्बन एटम है, कार्बन एटम, बहुत सारे कार्बन एटम को उठाएंगे, हाँ। अब हर एक कार्बन एटम जो है ना, उसका मास अलग अलग मिल जाएगा, उसका मास जो होगा अलग अलग होगा। करेक्टर बाबू प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिसाइड करता है ना। अब मास ज्यादा करके डिफाइन करता है, न्यूट्रॉन डिफाइन करता है। कौन डिफाइन करता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। यही न्यूट्रॉन है ना, केकरो में बढ़ जाता था, केकरो में
घट जाता है, बढ़ गया था मास बढ़ गया, घट गया था घट गया, है ना। तो उसी तरह से कार्बन 12 है, कार्बन 12 भी क्या है, कार्बन ही एक्चुअली में है तो कार्बन ही, लेकिन उसमें थोड़ा न्यूट्रॉन कम है, ये न्यूट्रॉन सही मात्रा में, किसी में कम होता है किसी में बेसी होता है। तो इसमें टोटल कितना है, 6 न्यूट्रॉन है, कितना है 6 न्यूट्रॉन है ना। तो ये कार्बन 12 हो गया। अभी कार्बन 12 को क्या किया ना, 12 टुकड़ा में बांटा, कितना टुकड़ा में बांटा, 12 टुकड़ा में बांटा। अब 12 टुकड़ा में बांटा, उसमें से एक टुकड़ा को निकाल लिया, 12 था 12 टुकड़ा में बांट दिया तो सब एक एक यूनिट हो गया ना। अब जैसे वहां 1 kg था वैसे यहाँ पे वहां 1 यूनिट हो गया, है ना। जैसे 1 kg से कंपैरिजन करते थे ना हम लोग, यहाँ 10 किलो है, 1 kg से कंपैरिजन किया है, उसी का ना 10 गुना है 10 किलो, वैसा ही अभी 1 यूनिट हो गया। इसी से कंपैरिजन करके हम सबका मास बताते हैं, एटॉमिक मास यूनिट जो बताते हैं इसी से कंपैरिजन करके बताया जाता है ना। तो सबसे पहला हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट कितना लिखा है, 1, है ना। तो एटॉमिक मास यूनिट इसका 1 क्या लिखा है, कहे कि कार्बन 12 का जो 12 टुकड़ा किए थे उसमें से ये जो एक टुकड़ा था उसी के बराबर है, इसलिए उसको 1 यूनिट है ना। और उसके बाद आता है हीलियम, हीलियम का लिखा है 4 लिखा है, ऐसा का है। तो जो एक टुकड़ा हम निकाल के रखे थे कार्बन 12 का, उसके 4 गुना है, इसलिए इसका 4 एटॉमिक मास यूनिट है ना। उसके बाद लिथियम, लिथियम का कितना था, 7 है ना, तो 7। तो कहे कि 7 गुना है इससे, इसी से कंपैरिजन हो रहा है, इसी का 1 यूनिट से बार बार कंपैरिजन कर रहे हैं, है ना। इसी अकॉर्डिंग हम लोग सारे का एटॉमिक मास यूनिट निकालते हैं। एक कंपैरिजन है, सीधी सी बात है, किसी चीज को नापते हैं तो कंपैरिजन करते हैं, चाहे वो किसी भी चीज को नापे, मीटर ही है तो क्या किए, मीटर से कंपैरिजन किए, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, इससे 4 गुना है 5 गुना है 5 गुना है तो 5 मीटर, 6 गुना है तो 6 मीटर, है ना। तो कार्बन 12 को इसलिए हम लोग लिए थे ना, कार्बन 12 को एग्जैक्ट 12 टुकड़ा किया गया ना तो एकदम 1 आया था, इसका वैल्यू क्या आया था, 1 में आया था, मतलब इंटीजर के नजदीक आया था, इंटीजर के होल नंबर के नजदीक आया था, बाकी सब पॉइंट में आ जा रहा था, 1.56 तक कुछ ना कुछ ऐसे आ जाता था। इसीलिए हम लोग क्या किया, इसलिए जो साइंटिस्ट है वो कार्बन 12 को ही लिया, उसका 12 टुकड़ा किया, उसका एक टुकड़ा को कंपैरिजन के लिए रख दिया। जैसे पहले के जमाना में 1 kg को रख दिया गया, 1 kg है ना, कोई लैब है, साइंटिफिक लैब है, वहां पे रखा हुआ, साइंटिफिक म्यूजियम वहां पे ले जाकर रखा हुआ है 1 kg का, बट घर है ना, और उसी के मदद से बनाया गया 1 kg को, और वही 1 kg आज पूरा दुनिया में घूम रहा है ना, पूरे दुनिया में घूम रहा है। अब पहले ऐसा नहीं होता था, पहले क्या करता था, तो आधा किलो लो, आधा किलो चावल लो, आधा किलो गेहूं दो, है ना। समझ में आया, ये एटम कहाँ तक है, एटम पे ही पूरा डिसाइड है कि वो एलिमेंट कैसा होगा, एटम से ही पता चल जाता है ना। और उसका मेन कारण यही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। अब चलो अब पढ़ेंगे लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। अभी एक और चीज पे फोकस करना है कि इसमें से प्रोटॉन को बताए थे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन को बताए थे निगेटिव चार्ज, बताया था ना। अब बताना है कि सब में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो तो बराबर होता है, होता है ना। तो ये वाला पॉजिटिव में है और ये वाला निगेटिव में, तो दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अरे ऐड सब्ट्रैक्ट करके देखो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ चार्ज क्या हो गया, 0। उसमें पॉजिटिव चार्ज भी है निगेटिव चार्ज भी है, लेकिन फिर भी वो एटम कैसा है, 0 चार्ज, मतलब न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। उसके पास चार्ज तो है लेकिन तब वो न्यूट्रल है, कहे कि प्लस और माइनस दोनों बराबर बराबर है। इसके चलते वो निगेटिव चार्ज, अरे निगेटिव बोल रहे हैं, न्यूट्रल हो जाता है। वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, इस पे हम आगे आएगा आयंस, उस पर बात करेंगे। आयंस में ये जो टॉपिक है वो आयंस में मदद करेगा, इसलिए हम आपको बता दें। ठीक है, बताएंगे, मत परेशान होइए। उससे पहले आते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कल बताए थे। अब क्या है, इसमें से जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी कंपाउंड हैं, वो सारे के सारे जो होते हैं उनमें से कुछ तो है साधु संत है भाई, तो अकेले अकेले रहना पसंद करेगा, उसको कोई मतलब ही नहीं है दूसरा दुनिया से, है ना।
कोई दूसरा कितना कुछ कर ले, उसके बगल में खूब डांस कर रहा है, खूब कुछ कर रहा है, तब वो उछल कूद नहीं करे, वो शांति से बैठा रहेगा, कोई मतलब लेना देना नहीं है उसको। लेकिन कुछ जो हैं ऐसे हैं जो कि एक दूसरे से बड़ा जल्दी है ना घुल मिल जाते हैं, पकड़ लेते हैं उसको। तो एटम्स का भी कुछ वैसा ही है। ये क्या करता है, कुछ के साथ रिएक्ट कर जाता है, कुछ के साथ जाके मिक्स हो जाता है और मिक्स होकर कुछ नया बनाता है। बताया गया है केमिकल रिएक्शन में, आप लोग पढ़ भी चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है। पहले केमिकल रिएक्शन के बारे में जान लीजिए। कोई दो मैटर, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड हो, एनी दो या दो से ज्यादा, वो दोनों आपस में रिएक्ट करता है केमिकली। कैसे? केमिकली रिएक्ट करता है। और कोई तीसरा मैटर को बना लेता है, कोई तीसरा मैटर को बना लेता है वो। इनको बोलते हैं लोग रिएक्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट, जो रिएक्ट कर रहे हैं आपस में। और ये जो बना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो ऐसा कुछ नहीं कि दो को मिलके एक को बनाए। तो हम एग्जांपल के लिए दे दिए हैं, ऐसा मत समझ लिया कि हाँ A + B मिलकर CA बनाएगा। अब ऐसा नहीं है कि खाली एक को बनेगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। कभी दो को भी बन सकता है, तीनों को बन सकता है, कोई इसका लिमिट नहीं है ना। ये नहीं है कि हम लिख दिए कि हाँ A + B मिलकर CA बनेगा। कभी कभी ऐसा भी मिलता होता है, C + D मिला दिए हैं, A + B + C बन जाएगा, 3 को बन जाएगा, है ना। तब ना अलग अलग कंडीशन में अलग अलग रिएक्शन होते रहता है। हर एक रिएक्शन के बारे में आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है ना, और इसके चलते जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, ये जो कंबाइन कर रहा है, एक दूसरे से जुड़ जा रहा है, तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन है और कुछ ना कुछ लॉ बना हुआ है, कुछ ना कुछ नियम बना हुआ है। कोई भी काम होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉ बना हुआ होता है ना। आज हम ही आपको पढ़ा रहे तो कुछ ना कुछ लॉ बना हुआ है कि हमको ऐसा ही पढ़ाना है ना। और नहीं तो ऐसे नहीं पढ़ाएंगे तो कोई काम का है ही नहीं। तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ लॉ बना हुआ है, और जो कि पहले से ही है उसको ढूंढ के निकाला गया। क्या निकाला गया? तो पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दो केमिकल को हम आपस में रिएक्ट करवाते हैं, दो केमिकल को आपस में रिएक्ट करवाते हैं। अगर इसका एक एग्जांपल दिया जाए तो एक एग्जांपल हो गया आपका, अगर किसी पेपर को जला दीजिए, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है ना। अगर आयरन को मॉइस्चर में रख दीजिए तो रस्ट हो जाता है, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है ना। जैसे मैं एक और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिला दिए तो क्या बन जाएगा? वाटर बन जाता है। अब इसका एक और खास बात यह है कि रिएक्टेंट का जो प्रॉपर्टी होगा, वो प्रॉपर्टी या कैरेक्टर जो होता है वो प्रोडक्ट के पास बिल्कुल नहीं होगा। प्रोडक्ट के पास बिल्कुल भी दोनों एक जैसा नहीं होगा। इसमें ही एक एग्जांपल देख लीजिए, हाइड्रोजन जो होता है कितना अच्छा वो जलाने का काम करता है, फ्यूल का काम करता है, और ऑक्सीजन जो है जलने में मदद करता है। कोई चीज को अगर बिना ऑक्सीजन के जला तो जल जाएगा? नहीं जलेगा। 7-8 में पढ़े होंगे, 6 में पढ़े होंगे कि मोमबत्ती को जलाइए और उसको है ना ऐसे गिलास से तोप दीजिए तो जलेगा कि नहीं जलेगा? नहीं, बुझ जाता है। कहाँ बुझता है? तो ऑक्सीजन का कमी हो जाता है ना। तो मतलब ऑक्सीजन जलाने में मदद कर रहा है और ये जो है जलने में मदद कर रहा है, जलने में मदद कर रहा है कि जलिए रहा है, वह जल रहा है, वो फ्यूल है, वो जलता है, ठीक है। और ये दोनों जब मिला ना तो दोनों मिलकर पानी बना दिया। क्या बना दिया? पानी। अब ये जलेगा का? नहीं, बुझा दे, बुझा देगा ना, जलने में मदद करेगा ना जलेगा। दोनों में से कोई काम नहीं करेगा। ये दोनों जलने और जलाने में मदद करता था, ये बुझाने में काम करने लगा, है ना। तो केमिकल रिएक्शन का एक खासियत है कि वो जो है जो पहले से प्रॉपर्टी होता है वो पूरा भुला देता है, नया प्रॉपर्टी उसमें आ जाता है और वो एक नया प्रोडक्ट बन जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है ना। अब आता है केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। केमिकल कॉम्बिनेशन में बता दिए कि दो जो है ये दोनों मिल गया, अभी कंबाइन किया ना। इस तरह से बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें दो एलिमेंट्स आपस में जुड़ जाते हैं, दो कंपाउंड आपस में जुड़ जाते हैं, दो कंपाउंड एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं। आगे चल के सबके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्व। कंजर्व वर्ड कहाँ से है? तो बचाना। बचाना।
कंजर्व का मतलब होता है बचाना, कुछ कुछ उसी के जैसा है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ बचा उचा नहीं रहे, यहाँ पे हम लोग के बस की बात नहीं कुछ बचा, है ना। हम लोग चाह के भी उसको नहीं बचा सकते, या चाह के भी उसको बना नहीं सकते, वो जैसे है वैसी रहेगा, बस थोड़ा बहुत उसमें चेंज हो जाता है। हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, चाहे एनवायरनमेंट में, नेचर में किसी भी तरह से कोई रिएक्शन होता है, तो वहाँ पे किसी भी चीज का नुकसान नहीं होता, कोई भी मैटर, कोई भी एटम का नुकसान नहीं होता है। चाहे कितना भी बड़ा रिएक्शन करवाइए, कितना भी छोटा रिएक्शन करवाइए, हम कोई भी चीज को बर्बाद या पूरी तरह से डिस्ट्रॉय या कहीं नया क्रिएट नहीं कर सकते हैं। जो पहले से है उसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, चेंज करवा देते हैं। वो भी करते नहीं है, बस मदद कर देते हैं कि हाँ दोनों के साथ रख दिए बस हो गया, है ना। वो भी हमारे बस की बात नहीं है, हम उधर के उसमें से जबरदस्ती नहीं निकाल सकते हैं, है ना। उसको बस साथ रख दिए हैं, या तो देख रहे कि अरे वो वैसे काम नहीं कर रहा था, उसको एनर्जी चाहिए था, हीट दे दिए, गर्म कर दिए कुछ ना कुछ उस तरह से, तो जिसके कारण वो रिएक्ट कर जाता है, वापस में जुड़ जाता है। तो इसका कहना ये है कि जैसे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलके H2O बना लिया, है ना। तो याद रखेंगे कि जितना Na होगा एटम, उतने एटम उधर होगा, जितना इधर उधर भी उतना ही। लेकिन यहाँ बोला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यहाँ पे एटम का जिक्र नहीं है। लेकिन जब जितना एटम ओन है उतना ही एटम एन है, तो जितना एटम ओन है तो सबका मास उतना ही मास इधर भी होगा ना। इधर जितना मास है उतना ही मास इधर भी होगा। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन होता है, तो कभी भी ऐसा कभी नहीं होगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास अलग अलग हो, कभी भी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमेशा हमारा क्या होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास हमेशा इक्वल मिलेगा, ठीक है। यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोजन को ऐसे नहीं दिखा सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, काहे नहीं लिख सकते हैं, गलत इक्वेशन हो जाएगा मेरा। देखो दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो, लेकिन यहाँ दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन कहाँ गया, एक ऑक्सीजन कहाँ गया, डिस्ट्रॉय तो कर नहीं सकते हैं, पॉसिबल तो है नहीं। इसीलिए हम इसको बैलेंस करके लिख देते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं, क्या हो गया, तो 2 दूना 4 को हाइड्रोजन हो गया यहाँ, है ना। ऑक्सीजन 2 है, 2 दूना 4 को हाइड्रोजन हो गया, और ऑक्सीजन 2 गुना 1, ऑक्सीजन है ना, 2 गुना 1 2 हो गया ना, यहाँ 2 हो गया। जोड़ो यहाँ पे देखो 4 गो, आई हो गया 2 गो, यहाँ पे 2 गुना 4 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन हो गया 2 गुना 1 2 हो गया ना, यहाँ 6 गो, यहाँ 6 गो, है ना। अब मास की बात करते हैं। हाइड्रोजन का मास बताया था कितना था, हाइड्रोजन का मास कितना था, 1 था ना, वही ना मास यूनिट। हाँ एटॉमिक मास यूनिट कितना था, 1। तो हाइड्रोजन का मास था 1, और यहाँ क्या हाइड्रोजन 2 गुना 4 गो, है ना, तो 4 गुना 1 इक्वल टू 4 हो गया। और ऑक्सीजन के कितना है, ऑक्सीजन का मास कितना है, मास 16, कितना है 16, और क्या है 2 गो, 16 गुना 2 इक्वल टू 32, दोनों के जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 4 36। अब आओ इधर, यहाँ देखो हाइड्रोजन क्या है 4 गो, है ना, तो हाइड्रोजन 4 गुना 1 4, यहाँ ऑक्सीजन क्या है 2 गो, आगे लगा दिए हैं। आगे वाला लगाने का मतलब है दोनों के साथ है, वो एगो के साथ नहीं है, दोनों के साथ है ना। तो 16 गुना 32, यहाँ पे हो गया 36 गो, 36 एटॉमिक मास यूनिट हो गया, ये यूनिट यू से दिखाते हैं ना इसको, ठीक है। 36 यू, ये भी 36 यू, मतलब दोनों तरफ का मास बिल्कुल सेम होगा, एनी हाउ वो कम बेसी नहीं होता है। आगे का एग्जांपल दें, हाँ देते हैं, चलो दूसरा आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, क्या है, लॉ ऑफ
कांस्टेंट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? हम्म? नहीं पता? क्या पता? चार डॉट क्या पता है? चार पे डॉट चार ठो डॉट वो क्या होता है? चार पे डॉट अच्छा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है? प्रोपोर्शन का मतलब होता है रेशियो। क्या बोल सकते हैं? रेशियो, है ना? नहीं लिखते थे 1:8, 1:2, इस तरह से रेशियो एंड प्रोपोर्शन ही पढ़े हैं, पढ़े हैं ना? ये क्या कहता है कि अगर किसी एक कंपाउंड को उठाते हैं, कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, एनी, तो हमेशा या कोई मॉलिक्यूल को उठाइए, किसी का भी मॉलिक्यूल को उठा लीजिए, तो मॉलिक्यूल जहां पे भी लीजिएगा ना, वो हर जगह एक ही रेशियो में मिलेगा। जैसे में H2O क्या है? H2O, तो हाइड्रोजन, बार बार हम इसी का एग्जांपल दे रहे हैं ना, चलिए और का भी दे देंगे। हाँ, H2O, तो हाइड्रोजन क्या गो? 2 गो, और ऑक्सीजन 1 गो, है ना? इसका वेट कितना? 2, और इसका वेट कितना? 16। वेट बोलते हैं, मास ना। एक कैसे? 2 गो नहीं, हाँ, तो 2 है तो 2 ना हो गया, एटॉमिक मास 8। हाँ, 2 × 1 हो गया ना। चलिए ऐसा ही लिख देते हैं, 16 × 1 = 16। अभी दोनों का रेशियो निकाल दीजिए। रेशियो जब निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 2:16 कट जाएगा, 1:8। अभी पानी कहूं से निकाल लीजिए, चाहे समुद्र में चल जाइए, चाहे नदी चल जाइए, चाहे नाली में से निकाल लीजिए, चाहे कहीं तालाब में से निकाल लीजिए, चाहे कहीं झील से निकाल लीजिए, चाहे झरना से निकाल लीजिए, चाहे जो ऊपर से पानी बरस रहा है उसमें से भी निकाल लीजिए, वहां पे भी जब H2O निकालिएगा ना, तो इतने प्रोपोर्शन में मिलेगा, 1:8 में मिलेगा। जब भी मिलेगा तो 1:8 में ही मिलेगा, और कहीं और किसी फॉर्म में नहीं मिलेगा। अब ओजोन की बात करते हैं, तो O3 है, क्या है? O3, उसका मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे? O3 रहता है, 3 गो ऑक्सीजन एक साथ जुड़ा हुआ है। ओजोन जानते हैं ना कहाँ है? कहाँ है? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर, वही जो ऊपर घेरा शील्ड बना के रखा है, जो हम लोग को बचा के रखा है, नहीं तो कहिए मर जाते हैं, कहिए खत्म हो जाते हैं। हाँ, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड वगैरह से कहिए हम लोग ऊपर चल जाते हैं, स्वर्ग सिधार गए होते हैं, है ना? अब क्या पता स्वर्ग में थोड़े है, जरूरी है स्वर्ग में होता है, नरकों में कहीं जा सकते हैं, है ना? चलिए, रहते तो मत जब रही नहीं कर रहे। तो वही ओजोन जो है O3 है हमारा, क्या है? O3 मतलब ऑक्सीजन के 3 गो, तो 16 × 3। लेकिन इसका क्या जानिएगा, इसका प्रोपोर्शन कहाँ बनता है? बनेगा, खाली ऑक्सीजन तो है, लेकिन जब भी उसका मॉलिक्यूल का वेट जो मिलेगा 16/48 ही मिलेगा, है ना? इसको रहने दीजिए, इसको नहीं जानते, हम लोग जानते हैं HCl को, देखेंगे HCl को, HCl, हाँ, हाइड्रोजन का हो गया 1, और HCl का क्लोरीन का कितना होता है? 35 था ना, 36 है, एटॉमिक मास यूनिट 35, है ना? तो 1:35, तो हमेशा ये 1:35 के ही मिलेगा। ये हम लोग मास का प्रोपोर्शन निकाल रहे हैं ना, किसका निकाल रहे हैं? मास का, एटॉमिक मास। हाँ, क्लोरीन का, है ना? 1:35, वैसे 35.5 भी कहीं कहीं दिया हुआ रहता है ना, तो गलत मत बोलिएगा कि हम गलत है, ठीक है? यही हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यही बोलता है कि हम कोई अगर कोई भी केमिकल को उठा लें, चाहे कोई भी कंपाउंड को उठा लें, और उसको दुनिया के किसी भी जगह में जाएं और वहां के कंपाउंड से कंपैरिजन करें सेम कंपाउंड का, तो हमेशा उसका मास का रेशियो सेम आएगा। क्या आएगा? सेम आएगा, एनी हाउ। अब वो डाल्टन है, क्या नाम है उनका?
जॉन डाल्टन नाम के आए, वो भी क्या किए, इन्हीं लोग दोनों को है ना, यही दो गो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो दो गो था ना, क्या क्या था, लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ पर्सन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इन्हीं दुगों के आधार पे उसको और थोड़ा सा डिटेल में उसके बारे में पढ़े, थ्योरी दी है ना। क्या क्या भाई, पहला है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड मैटर व्हिच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। पहला पॉइंट क्या, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ very teeny particles called atom which take part in chemical reaction, which take part in chemical reaction। पहला क्या बोले कि जितने भी हमारे मैटर हैं वो सारे के सारे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जितने भी मैटर हैं वो सारे के सारे छोटा पार्टिकल से बने हुए हैं जिसका नाम है एटम। सबसे छोटा पार्टिकल से बने हुए हैं जिसका नाम बोलते हैं हम एटम, और वो एटम ही है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इसी के कारण केमिकल रिएक्शन होता है ना। एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। दूसरा क्या बोले हैं, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स, इंडिविजुअल पार्टिकल्स which cannot be created or destroyed in a केमिकल रिएक्शन। कितनों बड़ा रिएक्शन करवा ले, कुछ करवा ले, फेविकॉल कौन लिया है, चल रहा है इधर तो मासी करता रहता है खाली। कोई भी रिएक्शन हो जाए, कैसा भी केमिकल रिएक्शन हो जाए, बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा, लेकिन उसमें कभी भी एटम डिस्ट्रॉय नहीं होगा। एनी हाउ एटम को डिस्ट्रॉय पॉसिबल नहीं है। वो भगवान का बनाया हुआ, कैसे हम लोग खराब कर देंगे, कैसे खत्म कर देंगे, पॉसिबल है नहीं करेंगे। अब देखिए हम आजकल छेड़छाड़ कर रहे हैं तो देखिए कितना प्रॉब्लम आ रहा है, कोरोना वायरस आ रहा था, टाइफाइड आ रहा था, डेंगू आ रहा है, मलेरिया है ना, मलेरिया तलेरिया ढेर मानी चीज़ आके अभी इंसाने को मार रहा है। ब्लैक फंगस। Atoms of given element are identical in mass and chemical property. In mass and chemical property. क्या बोला, जितने भी एटम्स होते हैं अगर किसी एक एलिमेंट का दिया हुआ है तो हमेशा वो एक जैसा एटम मिलेगा। कैसा मिलेगा, बिल्कुल एक जैसा केमिकल प्रॉपर्टी रखने वाला एटम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक हाइड्रोजन का एटम कुछ और होगा, एक हाइड्रोजन का एटम कोई और होगा, या एक ऑक्सीजन कुछ और है, एक ऑक्सीजन कुछ और है, ऐसा नहीं होगा। वो दोनों का प्रॉपर्टी सेम होगा और उसका मास भी सेम होगा, आइडेंटिकल होगा। आइडेंटिकल मतलब सेम मिलता है। अब जहाँ पे भी जाए आयरन तो आयरन है ना रहेगा, है ना, कुछ और हो जाएगा नहीं हो। चौथा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब क्या है, एटम्स ऑफ, जस्ट इसके उल्टा, केमिकल प्रॉपर्टीज। जितने भी एटम्स अगर अलग अलग किसी एलिमेंट का लिया जाए तो हर एक का एटम अलग अलग मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि एगो हाइड्रोजन का ले लिए, एगो ऑक्सीजन का ले लिए, एगो नाइट्रोजन का ले लिए, एगो सोडियम का ले लिए, चारों का एटम एक जैसा नहीं हो सकता, एक जैसा मास भी उसका नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है।
है ना। Atoms combine in the ratio of small whole numbers to form compound. Form compound. एटम जो होते हैं जब केमिकल रिएक्शन में दो एटम आपस में मिल गया तो ऐसा नहीं होगा कि क्या बोलते हैं एक के साथ में 100 का एटम और 50 का एटम आके जुड़ जाता है ना। चाहे आधा एटम जुड़ा इसका आधा एटम जुड़ा, ऐसा कभी कंडीशन नहीं होता। जब भी जुड़ेगा जब भी जुड़ता है तो स्मॉल होल नंबर के रेशियो में जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा? स्मॉल होल नंबर के रेशियो में जुड़ेगा। जैसे H2O हो गया, HCl हो गया, H2SO4 हो गया। देखिए तो कहाँ दिख रहा है कि ये कहीं हाफ हो चाहे हाफ से बेसी या बहुत ज़्यादा हो, सब छोटा छोटा होल नंबर के रेशियो में जुड़ता है। हमेशा छोटा छोटा होल नंबर के रेशियो में जुड़ रहा है। यहाँ H2O को देखिएगा तो क्या है 2:1 है। यहाँ पे देखिएगा तो क्या है 1:1 है। और यहाँ देखिएगा तो क्या मिलेगा आपको 2:1:4 है ना। तो कहीं पे भी आपको ज्यादा मात्रा में नहीं मिलेगा, कोई बड़ा होल नंबर के रेशियो में नहीं मिलेगा। और दूसरी बात कि कोई इंटीजर फॉर्म में नहीं मिलेगा, मतलब निगेटिव में नहीं मिलेगा, हमेशा होल नंबर के फॉर्म में मिलेगा, है ना। बिठाते हैं नहीं, जीरो क्या मिलेगा? जीरो है तो है ही नहीं है वो, तो जीरो के क्या मतलब? होल नंबर है तो जीरो। हाँ तो जीरो नहीं है, छोड़ देता है जीरो। नेचुरल नंबर। छठा है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन